ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। दिस इज योर आदर्श पटेल। तो यार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमेशा की तरह हम फिर एक नया सीरीज जेनेटिक्स जो क्लास 10th के एनसीईआरटी का सबसे लास्ट चैप्टर है, अब हम आज खत्म कर देते हैं इसको भी, क्योंकि इसके पहले जितने भी यार एनसीईआरटी में आपके क्लास 10th में चैप्टर दिए हुए हैं, लाइफ प्रोसेस से लेकर के एनवायरनमेंट तक सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। एक नंबर का एकदम एक-एक लाइन एनसीईआरटी के एकदम निचोड़ के एकदम मसाला बना के हमने खत्म कर दिया है ना? तो उसी तरीके से आज हम जेनेटिक्स, जो कि काफ़ी एक हॉट टॉपिक है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा ही यार हार्ड लगता है 10th के लेवल पे, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी की पूरी जेनेटिक्स को एकदम निगल के पी जाएँ, है ना? चलिए भाई, तो शुरू करते हैं, एकदम मौज-मस्ती से हमेशा की तरह। जो अपना जेनेटिक्स है इसको भी आज हम खत्म कर दें, ठीक? उसके बाद अपना ये पूरा क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो भी सीरीज है, एनसीईआरटी ऑपरेशन, इसका एक-एक लाइन ऑपरेट हो चुका होगा और आज ये पूरा एनसीईआरटी खत्म हो चुका होगा। तो चलिए भाई, इस चैप्टर को हम देख लेते हैं क्या है, कैसे है इस जेनेटिक्स में। बेसिकली है क्या, एक थोड़ा-सा और प्रीव्यू देना चाहेंगे कि जो चैप्टर पे आप यहाँ पे यहाँ पे जो भी आपको यार स्क्रीन पे एक पीपीटी दिख रहा होगा, ये हमारी ही लिखी हुई बुक है यार, डिसेंट स्टार के नाम से ये बुक है। ये लॉन्च हो चुकी है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से, या फिर आप हमें रीच कर सकते हैं decentby27@gmail.com पे। आप जाइए और वहाँ से फटाफट ऑर्डर मारिए और मौज-मस्ती से पढ़िए। एकदम बायो अपना एकदम चकाचक कर लीजिए, एकदम मज़ा आ जाएगा यार, एकदम धुआँ-धुआँ कर देंगे बायो यहाँ पे पढ़ने के बाद। देखिए, यहाँ पे सारा चीज़, एक-एक चीज़ कैसे कितना सीक्वेंशियल मैनर में दिया हुआ है ना? तो ये बेसिकली एक बुक नहीं, एक अच्छा-सा नोट्स है, जो आपको इसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से इतना पढ़ लीजिए, एकदम बोर्ड कॉम्पिटिशन सब खत्म, एकदम सब हवा-हवा ही हो जाएगा, है ना? चलिए भाई, शुरू करते हैं जेनेटिक्स, जो कि काफ़ी आप लोगों को हार्ड लगता है, पर आज के बाद से कसम खा लीजिए कि आज के बाद से एकदम ये आसान हो जाएगा, है ना? तो देखिए, होता क्या है इस जेनेटिक्स में, इसके पहले भी ये जो चैप्टर हुआ करता है यार, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के नाम से था, पर यहाँ से इवोल्यूशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों हटा दिया गया है, नालायकों ने क्यों हटाया सिलेबस, पता नहीं। पर खैर छोड़िए, हटा दिए, पर ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन एक कॉमन चैप्टर हुआ करता था, जिसमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन हम दोनों पढ़ते थे, है ना? तो अभी हम फिलहाल इसमें जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं, जितना एटलीस्ट सिलेबस में दिया हुआ उतना तो पढ़ लें, जो नहीं दिया उसका तो बात ही खत्म है ना? तो देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स क्या चीज़ है, कैसे जेनेटिक्स गवर्न होता है, ठीक? इस चैप्टर को समझने से पहले जैसे मैं कुछ आपको फ़नी फैक्ट बताऊँ या फिर ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल बताऊँ, इसमें यही कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज़्म एक दूसरे ऑर्गेनिज़्म से अलग है ना? लगभग हर एक ऑर्गेनिज़्म में देखेंगे यार आप, तो 99.9% सबका एक डीएनए सेम होता है। हमारी डीएनए और आपकी डीएनए लगभग 99.9% सेम है। 0.1% हमारी और आपकी डीएनए अलग है। ये क्यों अलग है? तो इसका भी रीज़न हम यहाँ पे ढूँढ पाएँगे, ठीक है? जैसे कि कोई लड़का है या फिर कोई भी है, हम उसकी सिमिलैरिटी बताते हैं कि इसके ये जो है अपने पापा की तरह दिख रहा है, तो मौसा की तरह दिख रहा है, तो मौसी की तरीके से दिख रहा है। तो ये सब भी हम क्यों बोल पा रहे हैं? ड्यू टू द जेनेटिक्स, ठीक है ना? तो जो कैरेक्टर है कुछ मिलते-जुलते हैं पेरेंट से, क्योंकि कैरेक्टर आ ही कहाँ रहे हैं भाई? तो पेरेंट से कैरेक्टर आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी एक ऑर्गेनिज़्म है तो अपने पेरेंट की तरीके से यार मिलता-जुलता होगा, डेफिनिटली मिलता-जुलता होगा, है ना? पर मैंने क्या बोला कि हर एक ऑर्गेनिज़्म, चाहे हम हो, चाहे बंदर हो, चाहे आप हो, हमारी और आपके डीएनए में 0.1% का ही वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। 99.9 परसेंट सबका डीएनए सेम होता है ना? पर ये 0.1% ही कितना ज़्यादा वेरिएशन कर पा रहा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, पेरेंट से मतलब माता-पिता से बच्चों की तरफ ट्रांसफर होती हैं, पर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोल रहा हूँ कि एक बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी बिल्डर क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा थोड़ी है कि कोई बॉडी बिल्डर का बच्चा पैदा हो रहा है, ग्रेट खिलीगा तो भी ग्रेट खिली ही पैदा होगा, है ना? नहीं होगा ऑब्वियसली, नहीं होगा, है ना? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइफ में हमको क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। अगर कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका जो बेटा होगा वो भी हार्ड वर्क कर रहा होगा। हो सकता है वो नल्ला हो सकता है वो नालायक हो, है ना? पर ख़ैर कोई बात नहीं यार। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमको लाइफ़ में एक्वायर करनी पड़ती हैं, समय के साथ सीखनी पड़ती हैं, और जो भी चीज़ें हम यार लाइफ़ में एक्वायर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम कैसे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, हमारा हर एक चीज़ गवर्न होता है लगभग एनवायरमेंटल फैक्टर से, है ना?
हम किस तरीके के लोगों के बीच में रह रहे हैं, हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमको इसी लाइफ़ में आकर के एक्वायर करना पड़ता है और कहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज़्म एक्वायर करते हैं सारी चीज़ें, तो यार अपने सराउंडिंग से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, है ना? तो कुछ कैरेक्टर है जो एक्वायर हो करता है ऑर्गेनिज़्म आकर के और कुछ चीज़ें हैं जो बाय बर्थ हमें मिली हुई होती है ना? तो ये सारा कुछ ये जो सारा झाम-झमेला है, ठीक है? सारा जो झमझम है, ये पूरा का पूरा झमझम यार जेनेटिक्स में खत्म होने वाला है कि क्यों, कैसे, ठीक है ना? क्यों कोई कैरेक्टर है, क्यों अगर ये कैरेक्टर है तो ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों एक्वायर्ड कैरेक्टर है, क्यों इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, मतलब कि हर एक चीज़ हम समझ पाएँगे इस जेनेटिक्स में। तो होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू मिला होगा, थोड़ा-सा आपको मसाला मिला होगा, थोड़ा किक मिला होगा इस जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए और जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो या ख़ैर यार जेनेटिक्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, है ना? तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसको थोड़ा देखते हैं। क्या लिखा है मैंने कि लिखा है द साइंस प्राइमरली कंसर्न्ड विथ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को हम समझ रहे हैं। मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और कौन-सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ या ट्रांसफर हो पा रही है, हम उस प्रॉपर्टी को इसी जेनेटिक्स के अंदर में समझते हैं, है ना? जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो भी कैरेक्टर हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में कवर करते हैं। सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक? तो देखिए, कौन महान आदमी था जो जेनेटिक्स नाम दे दिया और हमको पढ़ना पड़ रहा है? तो देखिए, यही थे डब्लू बेटा हैं, डब्लू बेटा, ए डब्लू बेटा, ए डब्लू बेटा। हाँ, तो देखिए भाई, ये जो डब्लू बेटसन भैया हैं, इन्होंने ही टर्म को कॉइन किया था जेनेटिक्स को, ठीक है ना? तो चलो यार यहाँ पे डेफिनिशन लिखा हुआ है, जो है डेफिनिशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है ना? इज नोन एज द इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम आएँगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले क्या है, देखो जेनेटिक्स आपको हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती है। जैसे एलील क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स से क्या है, ठीक है ना? तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको जेनेटिक्स हार्ड लगता है। अगर आप टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लो तो मान के चलो कि एकदम मजा आ जाएगा, एकदम धुआं-धुआं हो जाएगा, है ना? तो इसमें क्या है कि टर्मिनोलॉजी को पहले समझो अच्छे से, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम इसके इन डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, है ना? चलिए भाई, तो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, ये आपको पहले से ही पता है। कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ होगा? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, ये जो है कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, इसी कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोल रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी कैरेक्टर हैं जो हमारे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आएगी, ठीक है ना? और पेरेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि कुछ कैरेक्टर फादर के सन से मिलते हैं या फिर डॉटर से मिलते हैं, तो मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में उसके फादर के भी कैरेक्टर पाए जाएँगे और कुछ ना कुछ उसके मदर के भी कैरेक्टर पाए जाएँगे, ठीक है ना? पर डिपेंड करता है कि किसके कैरेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट कर पा रहे हैं और एक कैरेक्टर, कौन-सा कैरेक्टर डोमिनेंट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे इसी बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? ये भी हम सारा कुछ धीरे-धीरे यार पढ़ेंगे, है ना? तो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जा रहा है, इसी को इनहेरिटेंस बोल रहे हैं या फिर इसी को हेरिडिटी भी बोला जा सकता है, ठीक है ना? आपके लेवल पे हम सब कुछ लगभग बहुत सारी चीजें कॉमन बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखना क्या लिखा है, इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑन अ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना? तो ये जो ट्रेट जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जा रहा है, यही क्या है? इनहेरिटेंस है, ठीक? और ये जो हेरिडिटी की स्टडी है दैट इज नोन एज द जेनेटिक्स, ठीक है? मतलब जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर में हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को हम पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो अब जो अभी तक हम ये बाकायदी करते आ रहे हैं कि मैकेनिज़्म मतलब कि जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र जा रहा है, सॉरी, जो कैरेक्टर है ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसा कौन-सा जादुई मैकेनिज़्म है, जिसकी वज़ह से पेरेंट से ऑफ़स्प्रिंग की तरफ कैरेक्टर जा रहा है ना? तो एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है कि आखिर में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन पेरेंट से ऑफ़स्प्रिंग तक हो कैसे रहा है, ठीक है? देखो, मेंडल के टाइम तक आगे बढ़ेंगे, मेंडल के टाइम तक इतना ज़्यादा क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं होती, मेंडल के टाइम तक इतना ज़्यादा बहुत माइक्रोस्कोप एडवांस लेवल पे नहीं हुआ करता था, ठीक है ना? खैर, मेंडल को तो क्रोमोसोम और जीन के भी बारे में नहीं पता हुआ करता था, ठीक?
तो पर मेंडल ने यार अभी आपको समझ में आएगा, मेंडल ने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना? उसमें उन्होंने पता किया कि कुछ तो यार एक ऐसी बात है, क्या? कुछ तो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है और वही जो चीज़ है, ठीक है ना? क्या बोला? कुछ तो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रही है और वही चीज़ क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस कर रही है, वही कैरेक्टर को दिखा रही है, वही कैरेक्टर को शो कर रही है ना? पर एक्चुअल में वो जो मेंडल बार-बार बोला करते थे कि कुछ तो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। पर जब साइंटिस्ट ने पूछा कि आखिर में उस चीज़ का कुछ नाम तो होना चाहिए ना, आखिर में कौन-सी ऐसी चीज़ है, कि कौन-सी ऑब्जेक्ट है, कौन-सी बॉडी है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, तो उस टाइम तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एडवांस लेवल पे ना होने की वजह से मेंडल के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था कि वो कौन-सी चीज़ है। पर अभी के टाइम पे आप सबको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ है, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि जीन है, जीन वो फैक्टर है ना? जीन वो चीज़ है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है ना? पर मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोप एडवांस लेवल पे नहीं था, मेंडल के टाइम पे क्रोमोसोम की उतनी डिस्कवरी नहीं थी, तो मेंडल ने जीन के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है ना? पर मेंडल ने कौन-सा नाम दिया करते थे? मेंडल हर बार बोला करते थे कि कोई न कोई एक ऐसा फैक्टर है, समझ में आया? तो मेंडल कौन-सा टर्म दिया था भैया? फैक्टर, याद रखना इसको, मेंडल ने जो टर्म दिया था उसका नाम क्या था? फैक्टर। मेंडल हमेशा ये बात बोला करते थे कि एक ऐसा फैक्टर है कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है, कोई न कोई एक ऐसा फैक्टर तो ज़रूर है और जो ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का कॉज़ है ना? पर मेंडल को फैक्टर के बारे में नहीं पता था, इसीलिए साइंटिस्ट ने उनकी बात नहीं सुनी, है ना? पर खैर बाद में लेटर ऑन कुछ साइंटिस्ट आए जो मेंडल को रीडिस्कवर किए। आपको भी पता है कि मेंडल के मर जाने के बाद मेंडल को बहुत सारा प्राइज़ भी मिला गया था, दिया गया था, ठीक है ना? खैर ये तो उनका बैड लक था, कोई ना। तो हम अभी क्या सोच रहे हैं, अभी हम इस बात की खोज करने जा रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, आखिर में हेरिडिटी का ट्रांसमिशन एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन तक कैसे जाता है? तो आपको आंसर मैंने पहले ही बता दिया कि जीन के थ्रू जाता है। तो जीन कहाँ पे पाया जाता है? तो डीएनए पे पाया जाता है। डीएनए कहाँ किसका पार्ट है? तो क्रोमोसोम का पार्ट है ना? तो देखो भाई ये जो कैरेक्टर को क्या बोला मैंने? जो कैरेक्टर है, ठीक है ना? इस कैरेक्टर की ट्रांसमिशन के लिए एक ऐसा फैक्टर है। क्या है? कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करने के लिए एक ऐसा फैक्टर है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है। और वो फैक्टर कौन-सा है? तो उस फैक्टर का नाम है भैया जीन, ठीक है ना? अच्छा अभी जीनू भैया क्या है? तो जीनू भैया के बारे में हम थोड़ा-सा देखेंगे। तो क्या बोलेंगे? जीन इज द स्मॉलेस्ट, क्या बोला? जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है ना? या फिर जीन को हम एक और चीज बोल सकते हैं, जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कि जीन इज द, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं भैया? इसको बोल सकते हैं जीन इज द यूनिट, या फिर स्मॉलेस्ट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो जीन है यही हेरिडिटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो जीन है यही जीन जो है ये इनहेरिटेंस का, ये जो इनहेरिटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इतनी बातें क्लियर हैं क्या? तो चलो भाई देखो बेसिकली क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है कंडेंस फॉर्म में, ठीक है ना? क्या है? ये जो है क्रोमोसोम जो है ये कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है ना? इसी क्रोमोसोम का पार्ट कौन सा है भैया? अपना डीएनए, है ना? इसी क्रोमोसोम का ये पार्ट है, क्या है? इसको बोलते हैं तो डीएनए। तो डीएनए जो है, अरे उड़ क्यों जा रहा है यार डीएनए? जादू वाला है क्या? देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो भाई, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। अरे यार ये क्या मजाक हो गया है? ये फिगर क्यों नहीं बन पा रहा है? चलो भाई कोई ना, ऐसे नहीं बनोगे तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक? वाह 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 वाह, हो गया। तो चलिए भाई, तो ये क्या है? डीएनए, ठीक? अगर इस डीएनए से एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा, चांद सा टुकड़ा, अरे नहीं नहीं नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे तो दैट छोटा सा टुकड़ा इज नोन एज द जीन। अरे समझ में आया क्या? तो जीन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए का मतलब डीएनए से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे तो दैट इज नोन एज द जीन, ठीक? और यही जो जीनू भैया है, यही जीनू भैया जो है
ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना? तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स है, इसमें यही कहानी लिखा हुआ गया है कि डीएनए जो है यही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए, है ना? तो उम्मीद करते हैं ये सारा जो कहानी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग योर पेरेंट आई कलर एक्सेट्रा। ठीक, हो सकता है कि जो जैसे हमारी पेरेंट की आई कलर है, ऐसे ही हमारी भी आई कलर है ना? तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, सॉरी, देखिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए व्हिच गवर्न द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यही जीन क्या करता है, ये दिमाग में एक बार क्वेश्चन आ सकता है कि जीन कैसे रेगुलेट करता है, तो यही जो जीन है, ये क्या बनाता है, यही जो जीन है भाई, यही प्रोटीन बनाता है, यही जीन है, यही हार्मोन बनाता है ना? और जैसा प्रोटीन होता है, ऐसा ही हमारी बॉडी का कैरेक्टर होता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारी बॉडी को कौन चला रहा है, हार्मोन चला रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। ऑब्वियसली दोनों के दोनों, फादर और मदर, अपना जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना? इसीलिए बेबी के अंदर में क्या होता है, दोनों का करेक्टर आता है, ठीक है ना? पर किसी का हो सकता है पेरेंट का करेक्टर डोमिनेंट है, हो सकता है मदर का करेक्टर कुछ डोमिनेंट हो। तो देखो यार, ये सारा कुछ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे। डीएनए कॉपिंग इज द प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिका, ठीक है ना? ये सब वहां पे हमने कवर कर लिया था बहुत डिटेल में, तो यहाँ पे हम फर्जी का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे कुछ करेक्टर है, देख लो, टंग की रोलिंग, करली हेयर, ईयर लोब, ईयर लोब देख लो, ठीक है ना? ईयर पिन्ना देखो, अटैच्ड है कि फ्री है, अपने पेरेंट का देखो, ठीक है ना? फिर तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? हेयर देख लो अपने पेरेंट का, अपना हेयर देख लो, ठीक। और उसके बाद है, इसके बाद ये खत्म हो गया, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्वायर ट्रेट। कौन सा ट्रेट है, एक्वायर ट्रेट। नाम में क्या लिखा है, एक्वायर। एक्वायर का मतलब कि एक ये जो है, इसको हम क्या करते हैं अपने लाइफ में एक्वायर करना पड़ता है ना? इस ट्रेट को क्या करना पड़ता है, तो लाइफ में एक्वायर करना पड़ता है, ठीक। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमको धरती पे आ करके हमको अपने लाइफ में सीखनी पड़ती है। तो जो भी हम ट्रेट को सीख रहे हैं, जो भी हम कैरेक्टर को सीख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक। और इस क्वाड्रेट में हमारे इन्वायरमेंट का ज्यादा रोल होता है रेदर देन कि पेरेंट के रोल के अलावा, ठीक है ना? जैसे कि हम पढ़ने में कितना तेज है, हम कितना पढ़ पा रहे हैं, हम कितनी सारी नॉलेज इकट्ठा किया, इसमें पेरेंट का क्या कसूर है, कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना? अब हम ना पढ़े तो इसमें हमारी गलती है, ठीक है ना? तो हम जो नॉलेज है, इसको, ये हमारा एक्वायरिंग है, हम कितने इंटेलिजेंट है हो पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है ना? हम कितना ज्यादा अपने बॉडी को बिल्ड कर पा रहे हैं, कितना मस्कुलेचर बिल्ड कर पा रहे हैं, तो एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है ना? और क्या हो सकता है, जैसे कि ईयर प्रिकिंग, ठीक है ना? कोई लेडी है जो अपना ईयर प्रिक करती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर उसकी लड़की पैदा हो रही है तो उसका कभी ईयर प्रिक होगा, नोज प्रिक्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि कोई पेरेंट है शॉर्ट हाइट का है, ठीक है ना? मम्मी शॉर्ट हाइट की है, फादर टॉल हाइट का है, तो वो ये भी नहीं ज़रूरी है कि जो बेटा होगा वो टॉल हाइट का ही होगा। हो सकता है टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन, है ना? तो ये चीज़ें जेनेटिक है, ये चीज़ें नहीं जेनेटिक है कि कोई अगर बॉडी बिल्डर का लड़का है तो बॉडी बिल्डर ही होगा, कोई डॉक्टर का लड़का है तो डॉक्टर होगा, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? इंजीनियर भले ही कितने बड़े हो, अगर लड़का नहीं पढ़ेगा तो लड़का इंजीनियर नहीं बनेगा, है ना? क्या बात है मास्टर। चलिए भाई, तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इज द इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल प्रेजेंट, ठीक है ना? इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छे लोगों की संगति में रहो, वाहियात लोगों के साथ रहने पे वाहियात विचार आएंगे, है ना? तो जो भी कैरेक्टर हम एक्वायर कर पा रहे हैं, मतलब जो भी एक्वायर्ड वाली चीजें हैं, सब इन्वायरमेंट से ही इन्फ्लुएंस होती है, हमारे सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होती है, हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है ना? इसीलिए बोलते हैं कि शायद बुद्धिमानों के साथ रह के हम बुद्धिमान हो पाए, पर बैलों के साथ रह के तो हम बैल बुद्धि ही होंगे, है ना? चलिए जी, तो क्या लिखा है आगे, चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है ना? अगर जो भी रिप्रोडक्टिव चीजों में कुछ ऐसा हो रहा है तो इनहेरिटेड नहीं होगा, है ना? उससे कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, ठीक है ना? एक यहाँ पे एक अच्छा सा फनी बोल सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, ठीक है ना? चूहों पे चूहे ही मिलते हैं, इतने बेचारे मासूम चूहे होते हैं, चूहा बना लेते हैं। अरे, अरे, अरे! काफ़ी अच्छा चूहा मैंने बनाया। तो देखो, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम चूहों पे ही कर रहे हैं, तो एक क्या किया गया, एक पागल पागल साइंटिस्ट था, ठीक है ना? इसने क्या किया,
एक बार चूहों का पूंछ काट दिया, ठीक है ना, फिर इनका क्या कराया, इनका रिप्रोडक्शन कराया चूहों के साथ। फिर जो चूहा पैदा हुआ ना, ऑब्वियसली जो चूहा पैदा हुआ तो उसके पास पूंछ होगी, होगी ना। फिर कई बार ऐसा मतलब चूहों का पूंछ काट काट करके ना ये कई सालों तक एक्सपेरिमेंट कराता रहा है, कई जनरेशन तक करा है, ठीक है ना। पर किसी जनरेशन में इसको ऐसा नहीं मिला कि बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हो जाए, है ना। किसी जनरेशन में बिना पूंछ का चूहा इसको नहीं मिला, ठीक है ना। तो काफी उदास हुआ होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये चाह रहा था कि क्या, बिना पूंछ का चूहा पैदा हो, बिना पूंछ का चूहा ही नहीं पैदा हुआ, है ना। तो इसने क्या देखा कि कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं, ठीक है ना, कि जो सोमैटिक सेल से कवर होते हैं, मतलब जो बॉडी के सेल से कैरेक्टर होते हैं, मतलब गवर्न होते हैं। जैसे कि पूंछ हो गया, हमारी स्किन हो गई, ठीक है ना। अगर स्किन कट जा रही है तो स्किन अगेन ग्रो हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब बॉडी के अंदर में 2 सेल हुआ करते हैं। एक तो देखो तो सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल को हम बॉडी सेल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये गैमीट वाला सेल नहीं है, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है बॉडी के। जैसे हाथ पैर पे जितना भी ये जो सेल है सब सोमैटिक सेल है। दूसरा एक जो सेल होता है, कौन सा होता है, तो गैमीट वाला सेल, गैमीट सेल, या फिर इसी को हम जर्म सेल के नाम से बोलते हैं। तो जर्म सेल जो है अपना स्पर्म वगैरह है, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, इसके अंदर में जो सेल्स हैं ये सब इस गैमीट या फिर जर्म सेल के अंदर में कंसीडर किया करते हैं, ठीक है ना। तो अब चूहे के पूंछ का कनेक्शन स्पर्म से थोड़ी है ना। तो चूहे के पूंछ का जो सेल्स है वो सोमैटिक सेल है, और सोमैटिक सेल जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसका कोई रोल नहीं है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में जो ये झमझम लिखा हुआ है, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में यार ये पूरा वही एक्वायर्ड कैरेक्टर को समझाया गया है, ठीक। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है, क्या लिखा है, सम कॉमन टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स। तो ये जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है ये पूरा जिंदगी में आप जब भी जेनेटिक्स पढ़ोगे यार, तो ये पूरा कॉमन टर्मिनोलॉजी ये आपको काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये पीछा छोड़ देगा, ठीक है ना। तो अभी हम इस पूरे की पूरे कॉमन टर्मिनोलॉजी को एक बार समझ लेते हैं। समझ में आया क्या? एक बार इस पूरे टर्मिनोलॉजी को हम समझ लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि पूरा ऑडियो वीडियो विजिबल है कि नहीं है। तो लग तो रहा है कि ऑडियो वीडियो विजिबल है, कोई नहीं। चलिए भाई, तो यहाँ पे सम कॉमन टर्म यूज्ड इन द जेनेटिक्स, इसमें पहला टर्मिनोलॉजी आता है भाई एलील्स का, ठीक है ना। तो एलील क्या होता है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जीन, ठीक है ना। तो अगर बॉडी के अंदर में जैसे मान लो हम टॉल हैं, ठीक है ना, हमारी हाइट क्या है, टॉल है, तो हमारी बॉडी के अंदर में टॉल वाला एक जीन होगा, क्या होगा, टॉल वाला एक जीन होगा, ठीक। सॉरी, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। जैसे कि हम हो सकता है कि हमारी हाइट कैसी है, टॉल हो सकता है हमारी हाइट कैसी हो, शॉर्ट हो, ठीक। तो बेसिकली हमारी बेसिकली क्या है, इस हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर में क्या होगा, एक हाइट वाला जीन होगा, क्या होगा, हमारी बॉडी की हाइट को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी की हाइट को क्या है, गवर्न करने के लिए एक हाइट वाला जीन होगा। इसी तरीके से हमारी स्किन की कलर कैसी होगी, ठीक है ना, हम काले हैं, भूरे हैं, गोरे हैं, हम कैसे हैं, तो हमारी स्किन की कलर को बताने के लिए भी एक स्किन कलर की जीन होगी, ठीक है ना। हमारी आई की कलर कैसी है, आई की कलर ब्लैक है कि ब्राउन है, इसको भी बताने के लिए, इसको भी गवर्न करने के लिए, इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगी। हमारा हेयर का पैटर्न कैसा है, हमारा हेयर कर्ली है, हमारा हेयर स्ट्रेट है, कैसा है हमारा हेयर, इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक हेयर जीन होगा, ठीक है ना। हमारे हेयर की पैटर्न कैसी है, हमारे हेयर की कलर कैसी है, हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा है। तो हर एक चीज के लिए बॉडी के अंदर में जीन है, बॉडी के अंदर में मिलियंस में जीन भरा पड़ा हुआ है ना। तो उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल उठा लिया हमने, हाइट का हमने जीन ले लिया, ठीक है ना। हमारी हाइट कैसी होगी, इस हाइट को बताने के लिए एक हाइट वाला हमारी बॉडी में ऑब्वियसली यार जीन होगा, है ना। तो इस हाइट वाला जीन होगा। अब ये जो हाइट वाला जीन हो सकता है कि हाइट तो 2 तरीके की हो सकती है ना, हो सकती है किसी की हाइट टॉल हो और हो सकती है किसी की हाइट ड्वार्फ हो, है ना। हो सकती है किसी की हाइट टॉल भी होगी, हो सकती है किसी की हाइट ड्वार्फ भी होगी, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हाइट वाला एक जीन हो गया, और हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है, ठीक। तो यही, तो इस जीन के देखो, इस हाइट वाले जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ। क्या बोला, इस हाइट वाली जीन के, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा टेक्निकल है, इस हाइट वाली जीन के क्या बोल रहा हूं,
बार बार सुनो, इस हाइट वाले जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। क्या कौन से फॉर्म है? एक टॉल फॉर्म है तो दूसरा ड्वार्फ फॉर्म है। अरे समझ में आया क्या? इस हाइट वाले जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक टॉल हो सकता है हाइट, तो ड्वार्फ भी हाइट हो सकता है। तो इस हाइट जीन के दो अल्टरनेट है, टॉल और ड्वार्फ। तो ये जो दो अल्टरनेट है टॉल और ड्वार्फ, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एलील्स बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, एक जीन से दो भी और दो से ज्यादा भी। ठीक है ना? तो जीन के सिंपली बोल सकते हैं कि जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वो एलील्स कहलाते हैं। अरे समझ में आया क्या? जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वो एलील कहलाते हैं। जैसे इस हाइट के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ, है ना? तो ये टॉल और ड्वार्फ क्या है? इस हाइट वाले जीन के एलील कहलाएंगे। अरे समझ में आया क्या? चलो भाई, उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा आपको समझ के। चलो, तो एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड द एलील। होता क्या है कि लड़का बस इतना ही पढ़ते रहता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज द एलील, और बस इतने में ही उसे ना समझ में आता है। पर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज द एलील। ठीक। चलो भाई, अब इसी को थोड़ा आगे और बढ़ा के समझते हैं, है ना? मजा आ जाएगा पूरा ये टर्मिनोलॉजी समझने में। ठीक, देखो, जैसे कि बोल रहा हूं मैं टॉल, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो इस टॉल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हो सकता है, एक कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है ना? तो भाई जो बड़ा है उसको हम कैपिटल टी कर देते हैं, और जो छोटा है उसको क्या बोल देते हैं? इसको छोटू को हम छोटा वाला लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो बड़ा है उसको बड़े लेटर से, और जो छोटू है उसको छोटू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टॉल के पास देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, कैपिटल टी, ठीक। तो क्या टॉल है कि नहीं है? ऑब्वियसली यार टॉल तो है ही, है ना? कौन कहेगा नहीं टॉल है? टॉल है तो है ना? तो अब ड्वार्फ को मैंने छोटू वाले कैपिटल सी से लिख दिया, है ना? कैपिटल टी जो छोटू वाला कैपिटल टी, छोटू वाला कैपिटल टी है, तो इससे लिख दिया, ठीक। तो देखो है क्या, ये दोनों वर्ड क्या है? एक जैसे हैं। क्या है? ये जो दोनों वर्ड हैं एक जैसे हैं, है कि नहीं है? अरे देखो, ये भी कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो इस तरीके का अगर कुछ लेटर लिखा होगा, क्या बोला? अगर सेम तरीके कुछ लेटर लिखा होगा, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके को जो लेटर लिखे वो होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? होमोजाइगस। क्या? होमोजाइगस। होमो का मतलब सेम, और जाइगस से बेसिकली जाइगोट है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? होमोजाइगस। और देखना, होमोजाइगस समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो भाई, अब क्या है, जैसे कि इस कैपिटल टी को मैंने, इसको बड़े वाले को टॉल को मैंने कैपिटल टी लिखा है, ठीक है? मतलब ये बड़ा है, तो जो बड़ा है इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना? जो बड़ा है इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। डोमिनेंट को हम ऐसे भी बोलेंगे, अभी एक और तरीके से बोले हैं। डोमिनेंट वो होता है जो हर एक जनरेशन में अपने आप को पहले ही दिखाना चाहेगा, पहले ही अपनी डोमिनेंसी, पहले ही अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेगा। जैसे कि कुछ लोग हैं हमेशा चाहेंगे कि हम डोमिनेंसी शो करें और रूल करना चाहेंगे, गवर्न करना चाहेंगे, तो दैट इज नोन एज द डोमिनेंट। मतलब कि जो टॉल है ये अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना? जैसे कि बहुत सारे लोगों में टॉल लोग हमेशा दिख जाएंगे, ठीक है ना? आसानी से दिख जाएंगे, ठीक है ना? तो देखो भाई, तो ये जो मैंने कैपिटल से लिख दिया ना, इसको बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? तो डोमिनेंट बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनते रहना, एकदम कान खोल के और आंख खोल के भी, ठीक। तो डोमिनेंट बोलते हैं। और ये छोटा छोटा लेटर से लिखा है तो छोटू को बोलेंगे रिसेसिव। छोटू को क्या बोलेंगे? तो इस छोटू को बोलेंगे रिसेसिव। तो जो बड़ा है इसको डोमिनेंट बोलेंगे, जो छोटा है उसको रिसेसिव बोलेंगे। अरे इतनी बातें क्लियर है क्या? मतलब सिंपल समझना कि आज के बाद से तुमको कहीं पर भी कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखना हो, किसी अगर कुछ है जो अपने आप को पहले जनरेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहा है, किसी की भी डोमिनेंसी तुमको शो करनी है, तुम क्या करोगे भाई? तुम कैपिटल से रिप्रेजेंट करोगे, है ना? अगर कोई रिसेसिव है, कोई छोटा लेटर है, तो समझ आना है रिसेसिव है, अपने आप को पहले जनरेशन में तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक। हो सकता है कि ये अपने आप को दूसरे जनरेशन में रिप्रेजेंट करे। समझ में आ गया क्या डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट? ठीक है। डोमिनेंट जो होते हैं ना, ये आपको पहले ही जनरेशन में शो होंगे, ठीक है ना? और जो रिसेसिव होते हैं, जो ड्वार्फ होते हैं,
ये उतना ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये दूसरे जनरेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि अगर पेरेंट में एक टॉल है, जैसे कि फादर है टॉल, मदर है ड्वार्फ, ठीक है ना? तो पहले जनरेशन में 100% चांस है कि जो बच्चा होगा ना वो टॉल ही पैदा होगा, ठीक है ना? बौना बच्चा पैदा नहीं होगा। बौना बच्चा कब पैदा होगा? दूसरे जनरेशन में, ठीक है ना? उसके जनरेशन में जो है बौना बच्चा पैदा होगा, ड्वार्फ बच्चा पैदा होगा। समझ में आ गया? तो जो टॉल है, जो डोमिनेंट अपने आप को पहले ही जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है और जो रिसेसिव है अपने आप को पहले जनरेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं? रिसेसिव। और रिसेसिव को लिखने का तरीका क्या है? तो छोटू वाला लेटर। और डोमिनेंट को लिखने का तरीका क्या है? तो कैपिटल लेटर, बड़ा वाला लेटर। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? चलिए भाई, देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आज कुछ तूफानी करते हैं। मैंने क्या किया, इस कैपिटल टी से एक टी उठा लिया और स्मॉल टी से एक टी उठा लिया, ठीक है ना? और हम ऐसा लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक? ये भी लिखने का तरीका है, ठीक है ना? तो देखो प्रेशर, इसमें तो कैपिटल भी लिख दिए, स्मॉल भी लिख दिए, ठीक? हाँ भाई लिख दिए। तो बताओ बताओ, ये जो बेबी होगा, ये जो बच्चा पैदा होगा कैसा होगा? टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा? तो मैंने क्या बोला कि ये जो कैपिटल टी जहां पर भी आ जाए यही डोमिनेंट है। क्या है? यही डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट है तो बेबी कैसा होगा? तो बेबी टॉल होगा, है ना? और ये जो अगर इस तरीके से कुछ लिखा जाए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को मिक्स करके, मतलब दोनों के दोनों गैमीट को मिक्स करके, दोनों के दोनों जाइगोट प्रेजेंट है ना? इसको बोलते हैं क्या? हेट्रोजाइगस। देखो होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, मतलब दो अलग-अलग लेटर आ गए ना, तो हेट्रोजाइगस। और यहाँ पे दो सेम तरीके के, यहाँ पे दो सेम तरीके के लेटर हुआ करते थे ना, यहाँ पे दो सेम तरीके के लेटर हुआ करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला था? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। समझ में आ गया? तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा यार, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ठीक? और ये डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? तो देखो लिखा भी है, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस करता है और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है अपने आप को पहले ही जनरेशन में एक्सप्रेस कर देगा। इसके साथ-साथ देखो जीन लोकस क्या है कि देखो जीन लोकस को ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल सा है। जैसे कि ये क्रोमोसोम हमने बना लिया, अच्छा सर, क्रोमोसोम बना लिया। इसी क्रोमोसोम का जो डीएनए है इसी क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है ना? तो हर एक जीन का अपना-अपना लोकेशन होता है कि जो जीन है किस लोकेशन पे पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जीन लोकस। बस जीन का लोकेशन एक डीएनए पे या फिर जीन का लोकेशन क्रोमोसोम पे, स्पेसिफिकली किसके लिए बोलेंगे? जीन का लोकेशन क्रोमोसोम पे, दैट इज नोन एज़ द जीन लोकस। ठीक? बस इतना याद रख लो, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी तक यार हमने ये सारा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और ये सारा जेनेटिक्स, ये जो भी झमझम है, अभी हम पूरा पढ़ लिए हैं। कोई ना, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, पर हम सारा चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ पाएँगे, इसीलिए हमने एनसीईआरटी सीरीज़ नाम रखा हुआ है। देखो यार, 5 मिनट का भी वीडियो बनाया जा सकता है, 5 मिनट में भी तुमको समझ में आ सकता है, पर कब समझ में आ जा सकता है? कॉन्सेप्ट तुम्हारे 5 मिनट वाले वीडियो से तभी सही हो सकते हैं, जब तुम्हें लगभग बहुत सारी चीज़ें आती हों, ठीक है ना? या तो कई सारे तरीके हैं, या तो मतलब ऐसे एक लॉन्ग वीडियो में ऐसे सारा कुछ एकदम रिलेटेबल तरीके से पढ़ो, इतना लंबा 1-1 घंटे का वीडियो बनाने का क्या मोटिव हो सकता है किसी का, ठीक है ना? तो इतने फर्जी तो है नहीं, इतने नल्ले तो हम हो सकते नहीं हैं कि हम 1-1 घंटे खाली हैं हम 2-2 घंटे का वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, ना ही हम पागल हैं, ठीक? ना ही हम संतोष पागल है ना? तो इतना लॉन्ग वीडियो क्रिएट करने का मोटिव ये है कि हर एक कॉन्सेप्ट जो होता है दूसरे कॉन्सेप्ट से, आगे वाले कॉन्सेप्ट से अलाइन होता है, ठीक है ना? तो इसमें हम इसीलिए एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर पा रहे हैं ताकि जो पूरे पिछला वाला कॉन्सेप्ट है हम इसे रिलेट कर पाएँ अगला वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम 5-5 मिनट का वीडियो बना पाएँगे, ठीक है ना? तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें हम बस एक कॉमन टॉपिक पढ़ा पाएँगे। पर जो एक बोलते हैं ना कि बायो वाली जो फ़ील है, जो बायो के लिए इंटरेस्ट है, जो बायो के लिए लव है, जो बायोफिलिक वाली एक इंटरेस्ट है, वो नहीं आ पाएगी, जनरेट नहीं कर पाएँगे, ठीक? तो ये जो एक इंटरेस्ट वाला एरिया है, वो आपको मिसिंग रह जाएगा। तो आपको बायोलॉजी बस रटने की हो जाएगी, है ना? तो बहुत ज़्यादा ऐसे शॉर्ट वीडियो के चक्कर मत पड़ो, लॉन्ग वीडियो देखो, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए, पर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। और किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए जो छोटे-मोटे तरीके अपनाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना? अच्छे अच्छे तरीके से के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, अच्छे से एक-एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ से और कोई रिसोर्स से और कोई यूट्यूब चैनल से, जहाँ से कर सकते हो यार वहाँ से करो, जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से पढ़ो, ठीक है ना?
पर कोशिश करो कि सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे हो, सारे कंसेप्ट एकदम मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? अगर 10th के लेवल पे इस तरीके का कंसेप्ट आप बना पा रहे हो, 11th और 12th एकदम मज़ेदार बीत जाएगा, ठीक है? और मैंने पहले ही बोला है कि इस सीरीज का मोटिव केवल बोर्ड में पास कराना नहीं है, इस सीरीज का मोटिव बोर्ड के अलावा भी जितना कंपटीशन है, सब क्रैक कर पाओ और ऑब्वियसली यार तुम एक बार लेक्चर को देखो, एक बार अच्छे से सारा कुछ करो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो। अगर कोई सा भी तुम पेपर उठा के देख लो, अगर इसके बाहर है तो फिर बताइयो, मैं एक और सीरीज बना दूँगा और क्या ही कर सकता हूँ। पर नहीं जाएगा यार, ऑलमोस्ट लगभग किसी भी एग्ज़ाम का तुम पेपर उठा लो, मैं बोल रहा हूँ ना यार, बात मान लो कि लगभग 70% पेपर इसी से आने वाला है ना? और आएगा तो आएगा, एकदम लिख के दे सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक, मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो हम सबको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है अपने, ठीक है ना? तो एक खैर आगे बता, पहले ही बता देना चाहिए जो कि जेनेटिक्स के फादर हैं कौन है, तो मेंडल भैया, ये पता भी है सबको। मेंडल की वजह से जो हम पढ़ पा रहे हैं, जितना भी जेनेटिक्स के बारे में आज नॉलेज है, ये सब किसकी वजह से नॉलेज है, तो मेंडल की वजह से है ना? तो सैल्यूट टू ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखो भाई यहाँ पे ये है कि मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस, आखिर में मेंडल का इनहेरिटेंस में क्या काम था, कैसे इन्होंने इनहेरिटेंस के सारे एक्सपेरिमेंट को कवर किया, क्यों, अगर जैसे बोल रहे हैं ना कि मेंडल ने सारा एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया, तो कोई रीजन हुआ, जरूर होगा, ठीक है ना? कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया, कौन से रीजन है? अच्छा, ऐसा भी नहीं ज़रूरी है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा भी नहीं ज़रूरी है ना कि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो बस मेंडल ही में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आप, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि मेंडल ही केवल पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल के अलावा भी साइंटिस्ट थे जो पी प्लांट पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पर मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों हो गया? ऐसी क्या खास बात रही होगी कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ? तो वो सारा रीज़न हम देख पाएँगे। और ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे मटर के ही पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अलग-अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है ना? पर कुछ साइंटिस्ट थे जो टोबैको पे स्टडी कर रहे थे और टोबैको पे इनहेरिटेंस और पूरा जेनेटिक्स वेरिएशन का जो खेल है, ये समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना? पर यार मेंडल ने इसको क्यों चूज़ किया, तो इसका भी अपना एक अलग रीज़न है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, ठीक है ना? कोई और पौधा क्यों नहीं चूज़ कर लिया, ठीक? और जो दूसरे वाले साइंटिस्ट जो बोल रहा हूँ कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ये भी तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर इनका डेटा, ये क्यों इनका एक्सपेरिमेंट, इनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, है ना? तो हर एक चीज़ का रीज़न है। देखो, एक हो तो है पी, ठीक है ना? एक ये जो पाइजम सटाइवम है, इसको हम बोलते हैं गार्डन पी, ठीक? एक मटर का ही एक और वैरायटी आता है जिसको स्वीट पी बोलते हैं, ठीक है ना? एक साइंटिस्ट था वो स्वीट पी पे काम कर रहा था। पर हुआ क्या, स्वीट पी जो होता है ना, ये वेरिएशन इसमें आता है, ये म्यूटेंट वैरायटी है। तो अलग-अलग जनरेशन में म्यूटेशन हो जाता था, तो इससे रिजल्ट नहीं मिलता था, ठीक है ना? और दूसरा चीज़ ये भी था कि मेंडल ने जो थे ना, ये मैथमेटिशियन थे, ठीक? तो इनकी इनकी मैथमेटिक्स अच्छी थी, ठीक है ना? इनको प्रोबेबिलिटी और डेटा और स्टैटिक्स का एनालिसिस का इनके पास एकदम तगड़ा नॉलेज था। तो इसलिए भी सक्सेसफुल हुए। और मेंडल में खास बात ये थी कि एक टाइम पे मेंडल ना या तो एक कैरेक्टर को कंसीडर किए या तो 2 मैक्सिमम कैरेक्टर को कंसीडर किया मेंडल ने, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था और 2 कैरेक्टर को कवर किया था। इसके बाद नहीं, बाकी साइंटिस्ट क्या किया करते थे, एक ही साथ में 50 कैरेक्टर, ठीक है ना? तो ऐसे थोड़ी होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि एक बार में एक ही नाव पे पैर रखो। कई नाव में पैर रखोगे तो ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे, है ना? तो चलो भाई, यहाँ पे क्या है, मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस पे हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो मेंडल ने आपको पता है कि गार्डन पी को चूज़ किया, मैंने पहले ही बता दिया कि मेंडल ने गार्डन पी को चूज़ किया और क्या रीज़न रहा होगा कि मेंडल ने गार्डन पी चूज़ किया, तो इसका भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक बात अभी याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी हम ये बोलते हैं कि मेंडल ने गार्डन को पी को चूज़ किया, तो हम एग्ज़ाम में आपके आए ना, तो आप ये मत लिखो कि मेंडल चूज़ द गार्डन पी या फिर मेंडल चूज़ द पाइजम सटाइवम, ये मत लिखो। आप सीधा ये लिखो कि मेंडल वाज़ लकी टू चूज़ द गार्डन पी, ठीक है ना? मेंडल बहुत लकी थे कि इन्होंने, भाग्य अच्छा था कि इनके दिमाग में आया कि गार्डन पी पे ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। पर उनका सोचो, उनका क्या, जो जो स्वीट पी पे कई सालों तक काम किया, जो टोबैको पे कई सालों तक काम किया और उनका एक्सपेरिमेंट, उनका तो हम नाम भी नहीं जानते हैं, है ना?
इसीलिए बोलते हैं कि मेंडल वाज लकी टू चूज द गार्डन पी। ठीक है ना? इस मैटर में तो मेंडल लकी थे कि उन्होंने गार्डन पी को चूज कर लिया। पर उसके रीजन थे। रीजन तो यही हो सकता है कि मेंडल क्या था, एक चर्च में फादर भी थे, तो कुछ ऐसी कहानियां हैं कि चर्च पे जो है मटर का प्लांट लगा था, तो उन्होंने वही चूज कर लिया। ठीक। पर खैर इसको आगे देखेंगे क्या रीजन था। गार्डन भी जो है पाइजम सटाइवम इन इज एक्सपेरिमेंट इन्होंने चूज किया। क्यों चूज किया? तो इसके कुछ एडवांटेज थे भाई, तो वही एडवांटेज हम देख ले पा रहे हैं। देखो यहाँ पे है सेल्फ फर्टिलाइजिंग, जो पी का प्लांट है सेल्फ फर्टिलाइजिंग, इसमें क्रॉस ये नहीं है कि जैसे कि फ्लावर ओपन है, कि स्टामेन और पिस्टिल दोनों ओपन है और कोई सा भी पौधा जो है अपना आकर के पॉलन गिरा पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं था। तो जो पी प्लांट है क्लोज है, इसके वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे चांस कम है। ठीक है ना, हम अपने मन से कराएं तो है। ठीक है ना, तो इसीलिए सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है, इसीलिए इसको चूज किया गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? ये जो पी प्लांट है ये एनुअल प्लांट है। ठीक है ना, इसका ग्रोइंग सीजन कम है। ठीक है ना, और कम कम जगह पे ज्यादा प्लांट आ सकता है, इसलिए भी। ठीक है ना, और इसके पास क्या है, जो ट्रेट है ये शार्पली डिफाइन है, जैसे हाइट हो गया, पी पॉड हो गया, पी का मटर के दाने का साइज क्या है, शेप क्या है। ठीक है ना, ये सारा कुछ। और क्रॉस और सेल्फ दोनों पोलिनेशन हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पे अपने मन से। ठीक है ना, चलो भाई यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल था। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल क्यों है? तो बाइसेक्सुअल का क्या रीजन है? तो बाइसेक्सुअल का भी मतलब ये हो गया कि एक ही प्लांट में स्टामेन और पिस्टिल दोनों है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, तो हम इसको बाइसेक्सुअल बोल पा रहे हैं। ठीक। देखो ये आपको याद रखना है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। ठीक है ना, ये 7 कैरेक्टर को मतलब 7 पेयर, टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? 14। टोटल 14 कैरेक्टर आ गए। ठीक है ना, मतलब 7 जो है ये पेयर हो गए। ठीक है ना, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को मेंडल ने चूज किया था और इसी पे पूरा का पूरा अपना स्टडी कर डाला। ठीक। जैसे और वो कौन कौन से थे ये आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है ना, तो एग्जाम में अगर मेंडल के बारे में हम कुछ लिख रहे हो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो आप इसमें क्लियरली मेंशन करो कि मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट चूज किए थे वो कौन कौन से थे। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि मटर का तुम पौधा एक यार अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। अरे क्या बना रहा हूँ मैं? तो अपने दिमाग में क्या करो, एक इमेजिन करो एक मटर का पौधा। ठीक। तो मटर के पौधे में इमेजिन करो, सीक्वेंस वाइज देखते जाओ। मटर के पौधों की अपनी कुछ हाइट होगी। ठीक है ना, यहाँ पे प्लांट की अपनी कुछ साइज होगी। तो ये जो मटर का पौधा होगा टॉल टॉल होगा और ड्वार्फ होगा। ठीक। क्या मटर के पौधे में फ्लावर लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल यार, फ्लावर लगेगा। ठीक। तो फ्लावर का पोजीशन, तो मटर के पौधे में जब फ्लावर का पोजीशन देखोगे, एक्जियल, एक्जियल मतलब सबसे ऊपर चोटी पे, एपेक्स पे जो फ्लावर है, कुछ फ्लावर होंगे जो एपेक्स पे होंगे और कुछ फ्लावर होंगे जो टर्मिनल होंगे, मतलब किनारे, यहाँ पे ऐसे किनारे, इसको टर्मिनल बोलते हैं, और कुछ होंगे जो एपेक्स पे होंगे, चोटी पे। ठीक है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्सियल, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। एक तो होगा एक्सियल और दूसरा होगा टर्मिनल। ठीक है ना, एक तो होगा इसके एक्सिस पे, दूसरा होगा इसके एकदम टर्मिनल पार्ट पे, मतलब नीचे। इसके बाद देखो यहाँ पे फ्लावर का कलर, फ्लावर जैसे कि अब फ्लावर का देखो, दो कैरेक्टर तुमको लेना है, फ्लावर का लोकेशन और फ्लावर का कलर, ऐसे पेयर में याद रखो। फ्लावर का लोकेशन एक तो एक्सियल होगा और दूसरा टर्मिनल होगा। ठीक। एक्सिस पे और टर्मिनल पे ऊपर। ठीक। और दूसरा फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का कलर दो होता है, एक तो पर्पल और दूसरा व्हाइट। और देखो भाई ऊपर जो लिखा है, ये जो ऊपर का है ये सब डोमिनेंट है, जो नीचे लिखा है ये सब रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है ना, तो टॉल डोमिनेंट है, एक्सेल डोमिनेंट है, पर्पल डोमिनेंट है। ठीक है ना, तो सबको पता है मटर का कलर जो होता है पर्पल है, पर्पल होगा और रिसेसिव व्हाइट होगा, बाद में व्हाइट हो जाता है। ठीक, फ्लावर का कलर। ठीक, इसके बाद क्या है, पॉड, पॉड को देख लो, पॉड। ठीक, जो फली लगेगी। ठीक है ना, फ्लावर में अरे फूल लग गया तो फली भी लगेगा, तो ये जो फली है, तो फली का कलर देख लो। तो ऑब्वियसली मटर की फली का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, सबको पता है। जब सूख जाता है तो कैसा हो जाता है? येलो, ऐसे याद रख लो ट्रिक से। ठीक,
और जो फली होगी हो सकती है पूरी की पूरी फूली हुई हो, इन्फ्लेटेड है। कुछ फली होंगी मटर की जो कंस्ट्रिक्टेड होंगी, ठीक? तो क्या-क्या मैंने चीज़ देख लिया, तो प्लांट का एक तो साइज़ वाला ले लो, फ्लावर के 2 हैं, फ्लावर की कलर और फ्लावर की पोज़ीशन, ठीक? ऐसे अब फ्लावर है तो फली भी लगेगी, तो फली का जो पॉड है, पॉड का कलर और पॉड का शेप और पॉड के अंदर में फली के अंदर में क्या होगा? सीड होगा। तो देखो, अब सीड के भी 2 वही हो गए, तो सीड के कलर देख लो और सीड के शेप। तो सीड का कलर क्या होता है? तो पहले येलो होगा, फिर ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है ना? सीड का कलर कैसा होगा? येलो होगा, ग्रीन होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इसको और इसको देखना, जो फली है, जो पॉड का कलर है, वो उसका डोमिनेंट कौन है? ग्रीन है और जो सीड का जो डोमिनेंट कलर है क्या होता है? येलो होता है, ठीक है ना? और पॉड का रिसेसिव वाला येलो होता है, इसका डोमिनेंट वाला तो येलो होगा और इसका रिसेसिव कौन होगा? सीड का जो रिसेसिव है ग्रीन होगा और सीड का डोमिनेंट कौन होगा? येलो होगा। इसको याद रख लो थोड़ा, ठीक? और सीड का शेप क्या होगा? तो सीड का शेप जो है राउंड सीड भी होता है और रिंकल शेप भी होता है सीड का, है ना? तो राउंड भी होगा और रिंकल भी होगा। तो ये दोनों सीड के शेप हो गए। अरे समझ में आया क्या? तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मेंडल ने चूज़ किया था, ठीक? अब मेंडल के सक्सेस के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न क्या था कि मेंडल सक्सेस हो गए और बाकी जो साइंटिस्ट थे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे अपनी ज़िंदगी में, तो उसका भी कुछ रीज़न रहा होगा। तो ये कुछ रीज़न है, ठीक है ना? इसको पढ़ कर के आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में यार कवर करेंगे अपना क्रॉसेस जो मेंडल ने क्रॉस कराया है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक? तो देखो क्या लिखा है कि रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस के पीछे का रीजन क्या था? तो ये मजेदार चीज है। तो क्या है कि हम बोलेंगे पहला लाइन तो यही लिखेंगे कि मेंडल लकी थे, ठीक है ना? कि इन्होंने गार्डन प्लांट को चूज किया, गार्डन के पी प्लांट को चूज किया, पाइजम सटाइवम को चूज किया। तो क्या लिखा है? चॉइस ऑफ प्लांट एज अ पी प्लांट फॉर हिज ब्रीडिंग वाज एक्सीलेंट और ये लकी थे, ठीक है? सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वैरायटी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट और केवल केवल सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले को लेते थे, ठीक है ना? मेंडल हैज कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, जैसे मैं बोल रहा था ना कि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, इनको डेटा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का एकदम तगड़ा नॉलेज था। तो ये क्या करते थे अपने जो है मैथमेटिक्स के थ्योरम अच्छे खासे यूज करते थे। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि एक होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना? क्लास 12th के एनसीईआरटी में लिखा हो, तो मेंडल और बाइनोमियल थ्योरम यूज किया करते थे। अब बताओ किसी बायोलॉजी वाले को तुम जा करके बाइनोमियल थ्योरम समझाओगे, तुमको एक्सेप्ट करेगा? एक तो बायोलॉजी वाले तो मैथ वैसे ही लुल है ना? एकदम खत्म है, गायब है, ठीक है ना? और उसको तुम क्या जाके सिखा रहे हो? बाइनोमियल थ्योरम से सारा कुछ सिखा रहे हो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जाके तुम दे दिए जा रहे हो। तो कितना सुनेगा? एक टाइम तक कोई साइंटिस्ट इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना? क्योंकि बायोलॉजी में मैथ का पहली बार इंटीग्रेशन लोग देखने लगे। अब ये थोड़ी मानेंगे, ठीक है ना? इसीलिए साइंटिस्ट इनको यार इज्जत नहीं दिया करते थे। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेंडल कीप्ट द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस। तो मेंडल जो भी क्रॉस कराते थे, खास बात क्या थी मेंडल की कि हर एक क्रॉस का मेंडल पूरा का पूरा अच्छा तगड़ा एकदम रिकॉर्ड बनाते थे। इतना सीड लिया तो इतना का इतना रिजल्ट आया, इतना का इतना रिजल्ट आया, इतने टॉल थे तो इतना का इतने से क्रॉस करा, एकदम पूरा एक-एक चीज लिख के रखते थे मेंडल। इतना ही नहीं, मेंडल तो यार इवन सीड भी कलेक्ट करके रखा करते थे, है ना? इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और में क्या है? ये देखिए, ही आल्सो यूज स्टैटिकल मेथड एंड द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइनलाइजिंग हिज रिजल्ट, ठीक है ना? जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे ना, जो भी रिजल्ट आता था, मेंडल उसको फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में रख के प्रूव करते थे कि देखें, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ठीक है ना? तो रखते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मेंडल इतना तक करते थे, है ना? जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसका मैथमेटिक्स से उसका प्रूफ निकालते थे और एकदम डेटा उनका एक्यूरेट मैच करता था। मेंडल को पता था कि जो हम बोल रहे हैं सही है, पर ये जाहिल गँवार जो बायोलॉजिस्ट है, इनको भले ही ना मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, पर मेंडल मेंडल को तो इतना तो पता था। खैर, आगे देखो भाई, क्या लिखा है? मेंडल प्रोसीडर यूजिंग स्टडी मेनी ट्रेट साइमल्टेनियसली स्टडी मेनी ट्रेट साइमल्टेनियसली बट ही टूक। देखो क्या लिखा है कि मेंडल के जो बाकी जो और कंपटीटर थे, ये क्या करते थे? एकदम खिचड़ी पका देते थे। 3-4 कैरेक्टर को एकदम एकदम घुसड़म-घुसड़ू एकदम मिला देते थे। लेकिन मेंडल ऐसा काम नहीं करते थे। मेंडल क्या करते थे? या तो एक टाइम पे 1 कैरेक्टर या तो एक टाइम पे 2 कैरेक्टर को ही लेते थे। इससे क्या करता होता था? प्रूफ करने में आसानी हुआ करता था थ्योरम को, ठीक?
5वां, इसके बाद कौन सा था? मेंडल वर फॉर्चुनेट आल्सो दैट द कैरेक्टर व्हिच वाज चांस which by chance is selected for a bridging experiment did not show linkage incomplete dominance gene interaction etc. ये यार गजब की बात है, क्या बताऊं मैं तुमको, एकदम गजब की बात है। होता क्या है, एक टॉपिक आता है लिंकेज, ठीक है ना? तो लिंकेज और जो भी तुम समझ लो, अपने लेवल पे इतना समझ लो, जो भी मेंडल चूज करते थे ना, जैसे मैंने अभी तुमको जीन लोकस बताया है कि हर एक कैरेक्टर जो है ना क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो जो भी कैरेक्टर है, जैसे भी 7 पेयर का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर चूज़ किया मेंडल ने, ये सातों के सातों एक ऐसे मतलब दूरी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना? इनका मतलब आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं है, मतलब वेरिएशन आने का कोई चांस नहीं, म्यूटेशन आने का कोई चांस नहीं, ठीक है ना? तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से मेंडल ने जो भी कैरेक्टर को चूज़ किया था, जो भी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज़ किया था, कौन था? एक बार याद करो। तो प्लांट की हाइट था, फिर मैंने क्या बताया है? फ्लावर को इमेजिन करो अपने दिमाग में, तो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, फिर दिमाग में क्या आना चाहिए? पॉट का कलर, पॉट का शेप, उसके बाद क्या दिमाग में आना चाहिए? तो सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक? तो जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया, ये सारे के सारे अलग-अलग क्रोमोसोम के लोकेशन पे थे, इसलिए ना कोई वेरिएशन आया, ना कोई म्यूटेशन आया, इसीलिए मेंडल लकी थे यार इस बात में, ठीक? ही अगला क्या है? ही टूक अटमोस्ट केयर टू चेक कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेन pollen एट टाइम ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग। और मेंडल जब यार क्रॉस ब्रीडिंग भी कराते थे ना, तो बहुत ज्यादा केयरफुली कराते थे, एक एक चीज का ध्यान रखते थे कि कहीं बाहर से कोई क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, कोई दूसरा पॉलन ना करके गिर जाए, ताकि मतलब मेंडल सारा काम एकदम परफेक्शन से किया करते थे यार। Mendel formulated theoretical experiment for interpreting his result. He tested every explanation for its validity. क्या गजब का बात है। मेंडल हर एक, क्या बोल रहा हूँ, मेंडल हर एक अपने डेटा को एकदम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में पुट करते थे। और हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, है ना? मैथमेटिक्स जो है साइंस का किंग है। तो इस तरीके से मेंडल को सारा कुछ एक-एक अच्छा रिजल्ट मिल गया था, है ना? और मेंडल वर काफ़ी लकी भी थे कि भगवान की दया दृष्टि से मेंडल ने अच्छा खासा चूज़ कर लिया था पौधा, ठीक? तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये जो भी आपने 40-45 मिनट दिया, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और पढ़ के आपको मज़ा आया होगा। ख़ैर, द जाते-जाते ठंडी का महीना है, हम भी काफ़ी रज़ाई वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, कुछ दिनों से इर्रेगुलर हो गए। तो एक किसी ने मेरे पास एक मैसेज किया हुआ था, एक अच्छा-सा लाइन है, इसको सुना देते हैं। और लाइन यही है कि कौन सुबह रज़ाई से उठना चाहता है, उठना पड़ता है, संघर्षों को ही पथ कठिन फिर भी चुनना पड़ता है। सूरज को देखो, कहाँ कोहरा उसे ढक पाता है, रात कितनी भी घनी अंधियारी हो, उजाला वहीं लाता है ना? तो ऐसा ही कुछ मोटिवेशन लिए रहो, ठंडी का महीना है, दबा के एकदम पढ़ते रहो यार, ठंडी-वंडी भाड़ में जाए, ठंडी-वंडी तो हमेशा आता रहेगा, ठीक है ना? और बोर्ड का भी एग्ज़ाम भी आता रहेगा, पर दिक्कत ये है कि तुमको बार इसी साल पास करना है बोर्ड का एग्ज़ाम, अगले साल नहीं पास करना है ना? तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा जेनेटिक्स का पहला लेक्चर एकदम मज़ेदार, आपको एकदम चकाचक एकदम समझ में आ गया होगा। और आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ यार इंटरेस्टिंग तरीके से कोशिश किया, हम जितना इन्वॉल्व कर पाएँ, आपसे कनेक्ट हो पाएँ, कोशिश किया। ख़ैर, आगे की सीरीज़ में यार हम ये सारा एक्सपेरिमेंट कवर कर लेंगे और इसके बाद अपना लेक्चर, ये पूरा क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीरीज़ तो ऑलमोस्ट एकदम पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, है ना? फिर इसके बाद हम अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, तो इसके लिए अभी हम क्या सोचे हैं, अभी हमने सोचा कि 5-5 मिनट का एक सीरीज़ बनाएँगे, ठीक है ना? और 5-5 मिनट में हमारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करा देंगे, ठीक है ना? पर खास बात क्या है, खास बात ये है कि यार थोड़ा टाइम दो, पढ़ लो, क्योंकि बायोलॉजी में पता है थोड़ा ज़्यादा नंबर का वेटेज है बायो का, ठीक है ना? पढ़ लो, जिसको बायो लेना हो तो और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना? थोड़ा-सा और एफर्ट डालो, कुछ-कुछ चैप्टर जो बड़े हैं, उनमें से क्वेश्चन भी तो ज़्यादा आ रहा है, तो लेक्चर ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी, अगर 2x पे करके देख सकते हो तो 2x पे ही भले करके देख लो, ठीक है ना? जहाँ पे लग रहा है भगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे भगा-भगा के फास्ट फॉरवर्ड में ही देख लो, पर एक बार यार पूरा का पूरा लेक्चर ज़रूर देखो, मज़ा आ जाएगा यार। एक-एक चीज़ हो सकता है कि पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इस लेक्चर से, है ना? तो ख़ैर यार खत्म करते हैं इसको, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।